So hello and welcome everyone. In this video, we'll try to understand what are the exemptions that are available to an SSC in case of capital gains under the Income Tax Act 2025. So कैपिटल गेन्स की एग्जाम्पन्स कवर्ड होती हैं सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 88 तक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 मेन सेक्शंस जो कि है सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 तक। सो लेट्स बिगिन। जब भी कैपिटल गेन होता है, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग से हो, रेजिडेंशियल हाउस से हो, प्लॉट से हो या एग्रीकल्चरल लैंड से हो, तो हर एसएससी के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कैपिटल गेन्स के एग्जम्पशंस कैसे मिलेंगी। सो इसका कोई भी शॉर्टकट आंसर नहीं है। हमें हमेशा ही इन सारे सबसेक्शंस को रीड करना चाहिए और डिटरमाइन करना चाहिए कि अपने हमारे केस के अंदर कौन सी एग्जम्पशंस हमें यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हमें एक सेक्शन के अंदर ही नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्शंस के अंदर एग्जम्पशंस यहाँ पर मिल रही है। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जम्पशंस भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर केस के अंदर। सो समझते हैं सेक्शंस को। सेक्शन 82 कहता है कि जो ओरिजिनल कैपिटल एसेट है वो क्या है, हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारी सेल हो रही है, यानी कि रेजिडेंशियल हाउस हमारा सेल हुआ है, तो एलिजिबल एसएससी यहाँ पर कौन है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ ही इस एग्जम्पशन को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। नेचर ऑफ कैपिटल गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए, यानी कि हाउस एटलीस्ट हमारा 2 साल तक हमने होल्ड किया होना चाहिए। तो अगर हम न्यू एसेट ले रहे हैं जो कि है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया अप टू ₹10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ तक का ही हम हाउस यहाँ पर ले सकते हैं। 10 करोड़ से ऊपर का जो हाउस है उसकी एग्जम्पशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, ऑप्शन टू परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस वंस इन अ लाइफ टाइम। यानी कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, तो हमारे पास एसएससी के पास ये ऑप्शन है कि वो एक की बजाय वो 2 रेजिडेंशियल हाउस यहाँ पर या तो परचेज कर सकता है या फिर कंस्ट्रक्ट करवा सकता है, और ये ऑप्शन सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में उसको ये मिलेगा। एग्जम्पशन की लिमिट क्या है, जो कि है कैपिटल गेन्स या फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट इंक्लूडिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम विच एवर इज लोअर। सो यहाँ पर जो एग्जम्पशन है वो होगी कैपिटल गेन जो हमारा निकल के आया है, हमने जो नए हाउस के अंदर जो पैसा लगाया है और हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम हमारी होती है उसके अंदर जो पैसा लगाया है, दोनों को एक साथ मिलाकर देखा जाएगा। विच एवर इज लोअर की यहाँ पर एग्जम्पशन यहाँ पर मिलेगी। तो टाइम लिमिट यहाँ पर क्या है, या तो हमें नए घर को परचेज करना है 1 साल पहले ट्रांसफर से, या फिर उसको परचेज करना है 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर कंस्ट्रक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अगर हम पैसा जो है हमारा यूटिलाइज नहीं होता है, तो हमने आईटीआर की डेट से पहले पहले तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर जो पैसा हम परचेज के अंदर या कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लगाएंगे उस पैसे को हमने यहाँ पर डिपॉजिट करना है, तभी हमें एग्जम्पशन यहाँ पर मिलेगी। सो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में या प्राइवेट बैंक में आप खुलवा सकते हैं, और यहाँ पर एग्जम्पशन के लिए हमें पैसा इस अकाउंट के अंदर जमा करवाना है। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन कब होगी, अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पैसा हमने जमा करवाया है वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, यानी कि 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन द केस ऑफ परचेज एंड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर ये एग्जम्पशन हमारी लैप्स हो जाएगी और कैपिटल गेन जो हमने पहले एग्जाम्प्ट हुए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। और अगर हम जो नई हमारी रेजिडेंशियल हाउस हमने लिया है वो 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन अगर हम उसको सेल कर देते हैं, तब भी एग्जम्पशन हमारी लैप्स हो जाएगी। तो ये कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 82 था हमारा रेजिडेंशियल हाउस के केस में, रेजिडेंशियल हाउस लेकर हम एग्जम्पशन ले सकते हैं। सेक्शन 83 कहता है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो उसके केस में कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसके केस में एग्जम्पशन क्या है, सेक्शन 83 बताता है कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड विच वाज यूज्ड बाय द एसएससी और इज पेरेंट और एचयूएफ फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए जो कि एसएससी ने, उसके पेरेंट्स ने, एचयूएफ ने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज की है 2 साल पहले तक फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। कैपिटल गेन हमारा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है। जब हम बेयर एक्ट की वर्डिंग को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन्स, वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही कैपिटल गेन्स का वर्ड है। हमने नई एसेट एग्रीकल्चरल लैंड लेनी है,
एग्जम्पशन की हमारी लिमिट होगी कैपिटल गेन जो हमारा आया है या फिर अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया है न्यू एसेट यानी कि नए एग्रीकल्चरल लैंड में, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का जो पैसा है डिपॉजिट का, विच एवर इज लोअर। टाइम लिमिट क्या है, 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर हमने परचेज करना है, और अदरवाइज हम जो पैसा अनयूटिलाइज है हमने उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डालना है। और विड्रॉल हमारा एग्जम्पशन का कब हो जाएगा, अगर हमने ट्रांसफर कर दी एसेट 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सेक्शन 84 हमारा बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अगर किसी भी लॉ के अंदर हो रही है, कैपिटल एसेट बीइंग अ लैंड, बिल्डिंग और राइट इन द लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिलोंगिंग टू एन एसएससी व्हिच वाज यूज्ड 2 years preceding the date of transfer in the said undertaking। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अगर लैंड की या बिल्डिंग की हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी लॉ के अंदर, तो यहाँ पर जो कवर्ड है एग्जामिशन में कोई भी एसएससी है, नहीं एसएससी, तो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ ही नहीं, यहाँ पर कंपनीज भी कवर्ड हो जाएंगी। नेचर ऑफ कैपिटल गेन, इट शुड बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नई एसेट क्या है, एनी अदर लैंड और बिल्डिंग हमने या तो परचेज करनी है या कंस्ट्रक्शन करनी है फॉर द शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेड अंडरटेकिंग और सेटिंग अप एन अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कैपिटल गेन की एग्जम्पशन क्या होगी, कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट इंक्लूडिंग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम विच एवर इज लोअर। टाइम लिमिट क्या है, 3 साल हमने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इसको परचेज करना है और अनयूटिलाइज अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना है, और विड्रॉल हो जाएगा एग्जम्पशन का अगर 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज हमने ट्रांसफर कर दी है। सेक्शन 85 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कहता है कि लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जम्पशन सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ पर मल्टीपल सेक्शंस के अंदर एग्जम्पशन मिल सकती है। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस भी कवर्ड है, यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग भी कवर्ड है, यहाँ पर प्लॉट भी कवर्ड है। तो ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी लैंड, बिल्डिंग या बोथ सेल हुई है तो सारे एसेट्स यहाँ पर कवर्ड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर हम बॉन्ड ले सकते हैं redeemable after 5 years and issued on or after 1st April 2018 by NHAI और RECL। तो गवर्नमेंट के जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड्स होते हैं 5 साल के, वो हम ले सकते हैं। ये 10,000 रुपीज का एक बॉन्ड होता है और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 50 लाख तक के बॉन्ड हम ले सकते हैं। तो कैपिटल गेन की जो यहाँ पर लिमिट होती है वो होती है कैपिटल गेन्स और अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट दैट इज द बॉन्ड्स और 50 लाख विच एवर इज लोअर। तो 50 लाख तक के मैक्सिमम यहाँ पर हम बॉन्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है, इंपॉर्टेंट है, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमने 6 महीने के अंदर अंदर ही इसको बॉन्ड को लेना है, और यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, यानी कि हमने अमाउंट अगर अनयूटिलाइज रह गया तो उसकी कोई भी एग्जम्पशन के लिए हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में यहाँ पर पैसा जमा नहीं करवा सकते, हमें बॉन्ड को 6 महीने के अंदर लेना ही पड़ेगा। और विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन क्या होगा, अगर हम 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इसको बॉन्ड को सेल कर देते हैं तो ये एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगी। कोई भी लोन या एडवांस अगर हम ले रहे हैं ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच बॉन्ड, वो भी यहाँ पर कन्वर्जन माना जाएगा। तो 5 साल तक हम इस बॉन्ड को सेल नहीं कर सकते, ये इसका लॉक इन पीरियड है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 86, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस यहाँ पर कवर्ड नहीं है, लेकिन कोई भी दूसरी कैपिटल एसेट, यानी कि यहाँ पर भी जैसे हमने सेक्शन 85 में पढ़ा था वहां पर हमारा लैंड कवर्ड था, तो यहाँ पर भी हमारा लैंड यहाँ पर कवर्ड हो रहा है, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर कवर्ड है, यहाँ पर प्लॉट कवर्ड है। इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ इस एग्जम्पशन को ले सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस में हमने इन्वेस्ट करना है इन इंडिया अप टू ₹10 करोड़। और यहाँ पर एग्जम्पशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी केसेस में तो हमने ये देखा था कि कैपिटल गेन्स जितना आ रहा है उसी उतना इन्वेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम सेक्शन नंबर 86 की एग्जम्पशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें एंटायर सेल कंसिडरेशन को यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। अगर हम सेल कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा ही इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन यहाँ पर मिलेगी। उसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन का जितना हिस्सा हम इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही एग्जम्पशन हमें यहाँ पर मिलेगी। इसकी टाइम लिमिट सिमिलर है सेक्शन 82 से, 1 साल पहले फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन हम करवा सकते हैं 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अनयूटिलाइज पैसे को हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल सकते हैं बिफोर द फाइलिंग ऑफ आईटीआर।
विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन कब होगी? जब हमने 2 साल या 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर अगर हमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा यूटिलाइज नहीं किया, या फिर हमने नई एसेट को 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन हमने उसको सेल आउट कर दिया। तो ये थे हमारे सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 जो कि बात करते हैं एग्जाम्पशंस की कैपिटल गेन में। So I hope that through this video you would have understood what are the exemptions that are available to any SSC in case of capital gains under the Income Tax Act 2025. So thank you for watching everyone. I will see you in the next video.